हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे हमने 3 वीडियो में एचआरएम के काफ़ी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आज एचआरएम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे प्रीवियस ईयर्स वो हम आज सॉल्व कर लेंगे। एचआरएम के कंप्लीट होने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 यूनिट है। जैसे 3 एग्जाम होते हैं ना हमारे, एक जीके का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर और 2 सब्जेक्ट के होते हैं। तो सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 3 यूनिट है, एचआरएम, मैनेजमेंट, ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमने एचआरएम के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स कर लिए हैं, इसके बाद हम मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। तो आज एचआरएम की लास्ट क्लास होगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। तो आज के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निष्पादन मूल्यांकन की विधि कार्य से संबंधित घटनाओं का प्रयोग करती है कि जो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होता है उसके अंदर कौन सी घटनाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का, क्रांतिक घटना का, लेख का या श्रेणियन का। कि जो निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है उसकी एक विधि मान लो या उसके मूल्यांकन का एक तरीका मान लो, वो किस पे आधारित होता है, वो होता है क्रांतिक घटना से। क्रांतिक घटना क्या होती है कि जो एम्प्लॉय होता है वो कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो उसने सोची नहीं थी, उस कंडीशन के अंदर वो कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेव करता है, उस बिहेव का मूल्यांकन किया जाता है निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत। और वो कौन सी घटनाएं होती है, वो क्रांतिक घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की औपचारिक और विस्तृत विश्लेषण को क्या कहा जाता है। कि कार्य का औपचारिक रूप से विश्लेषण करना क्या कहलाता है। कार्य विश्लेषण, निष्पादन मूल्यांकन, बिंदु विधि या कार्य आवर्तन। तो देखो, कार्य का जो औपचारिक और विस्तृत विश्लेषण है वो कार्य विश्लेषण कहलाता है। जॉब एनालाइज कहलाता है। जॉब एनालाइज के अंदर भी तो देखते हैं ना, कार्य किस प्रकार का है, उसके लिए किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वो सारा औपचारिक होता है। और वो एक विस्तृत प्रोसेस होती है, उसी के अंदर सारा क्या किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है। और निष्पादन मूल्यांकन में क्या होता है, हमेशा उसके परफॉर्मेंस का, कि उसने काम कैसे किया है। जबकि कार्य विश्लेषण में क्या होता है कि काम कैसा है, उसके लिए कौन से व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इन दोनों में थोड़ा अंतर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रजातंत्र जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है उसी का दूसरा नाम क्या है। वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसको WPM बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, WPM, वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कभी कभी WPM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। सेकंड है सामूहिक सौदेबाजी, थर्ड है सामाजिक सुरक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक प्रजातंत्र का दूसरा नाम क्या है, वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बोनस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम बोनस कितना होना चाहिए। कि हमारे बोनस अधिनियम 1965 लगता है। कौन सा लगता है, 1965 लगता है। तो उसके हिसाब के में बोनस न्यूनतम कितना कितना होना चाहिए। मैक्सिमम नहीं पूछा, इसने पूछा न्यूनतम बोनस कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम बोनस 8.33 या 9.33 या फिर 7.33 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, न्यूनतम बोनस की मात्रा हमें बताई गई है 8.33 के। एक जो कंपनी है उस कंपनी में न्यूनतम बोनस की मात्रा कितनी हो सकती है, 8.33। और जो अधिकतम बोनस होता है ना, अधिकतम बोनस की मात्रा हमें बताई गई है जो जितना वेतन होगा उससे 20% अधिक नहीं हो सकता। ये दोनों ही चीजें आप लोग ध्यान रखना कि न्यूनतम बोनस कितना है और अधिकतम बोनस कितना बताया गया है। न्यूनतम बोनस 8.33 और अधिकतम बोनस कितना हो सकता है, आपका जो वेतन है उसके 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान के चलो 100 रुपये पर वेतन है तो 20 रुपये से ज्यादा आप उसको बोनस नहीं दे सकते। ये दोनों ही किशोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन प्रबंध में निम्नलिखित विषयों में किसका योगदान नहीं है। कि इनमें से कौन से विषय का योगदान मानव संसाधन या एचआरएम के अंतर्गत नहीं है। ए मनोविज्ञान, बी मानव शास्त्र, सी समाज शास्त्र, डी जीव विज्ञान। तो जो मानव शास्त्र होता है, मनोविज्ञान, उसका ध्यान हमेशा रखा जाता है। क्योंकि जब आप किसी का सिलेक्शन करते हो, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस होती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस पे अप्लाई की जाएगी, मानव पे अप्लाई की जाएगी। तो ये मानव तो इम्पोर्टेंट हो गया। और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन से टेस्ट यूज होते हैं, हमेशा साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान भी क्या होता है, एचआरएम के अंदर अपना पूरा योगदान देता है। और समाज शास्त्र क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं ना, वो उसी किसी न किसी समाज से ही निकल के आएंगे। तो समाज
उत्तर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है एचआरएम के अंदर, कभी भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, और ना ही बायोलॉजी की उनके पीछे बायोलॉजी कैसी रही है या उनके जो प्रीवियस ईयर्स है उनके अंदर उनकी जनरेशन कैसी रही है, वो एचआरएम में कभी भी योगदान नहीं देती है। बाकी तीनों क्या देती है? योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9, कौन सी धारा है? 9 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए न्याय तंत्र में किसकी परिकल्पना की गई है? कि हमारा कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत विवाद की जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसके अंदर न्याय तंत्र, उसके अंदर व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए किसकी परिकल्पना की गई है? एक स्तरीय प्रणाली, दो स्तरीय प्रणाली, तीन स्तरीय प्रणाली या पदानुक्रम से स्वतंत्र मुक्त प्रणाली? तो हमें पता है हमारी प्रणाली कौन सी है? 3 स्तरीय है, क्योंकि एक जिला स्तर पे होता है, फिर राज्य स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे। 3 स्तर पे हम विवादों का निपटान कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आई थिंक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपने लीगल एक्सेप्ट जो है ना यूनिट, उसके अंदर की अपने काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। 2018 है, अब न्यू जो सिलेबस है उसके हिसाब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 हमें करना पड़ेगा। तो उसी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इसके सारे क्वेश्चन उसी में कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक संबंध जीवन चक्र का एक मुख्य चरण नहीं है? कि ग्राहक संबंध की, ग्राहक से जब रिलेशनशिप बनाते हैं या ग्राहक जब कोई चीज खरीदता है तो उसका एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? ग्राहक का अर्जन करना, ग्राहक का विकास करना, ग्राहक की नाराजगी और ग्राहक संतुष्टि। तो देखो, ग्राहक को सबसे पहले अर्जन क्या आता है, मतलब उसे उसको आकर्षित किया आता है, फिर क्या किया आता है, उसका विकास डेवलपमेंट भी किया आता है, और ग्राहक को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे भी कंप्लीट किया आता है। लेकिन ग्राहक संतुष्टि ग्राहक जीवन चक्र का नहीं होता, उसमें मार्केटिंग का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग की पूरी प्रोसेस होती है तो ग्राहक संतुष्टि का ध्यान रखती है। लेकिन इसके अंदर इसका क्या नहीं होगा, चरण नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहक संतुष्टि। किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार क्या कहलाता है? विवरणात्मक विचार कहलाता है विश्वास। ध्यान रखना, जब वो किसी भी चीज के लिए पूरा विवरण देता है कि उसे किस प्रकार की वस्तु चाहिए या उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो पूरा विवरण बता देगा ना अपने विचार के हिसाब से, तो वो वैसी वस्तु क्यों खरीदेगा? कि उसको उस चीज पे क्या है? विश्वास है। तो वो क्या होता है? विश्वास। नेक्स्ट देखिए, अवसर एवं चेतावनी से संबंधित है। देखो, अवसर या चेतावनी, जो स्वॉट एनालाइज होता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये कोई भी संगठन सबसे पहले एनालाइज करती है ना, उसकी अलग अलग विधियां होती है, उसमें से ये एक विधि क्या है? स्वॉट एनालाइज। तो इसमें अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, चेतावनी यानी कि थ्रेट्स, तो ये किससे संबंधित होती है? सूक्ष्म पर्यावरण से, आंतरिक पर्यावरण से और बाह्य पर्यावरण से। देखो, दो चीजें तो होती है आंतरिक पर्यावरण से रिलेटेड इसमें, और दो होती है बाह्य पर्यावरण से। देखो, जो स्वॉट सबसे पहले होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस, किसी भी संगठन की होगी ना, स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, वीकनेस, तो वो उसके आंतरिक पर्यावरण से संबंधित होती है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की, उसको कौन से अवसर मिल रहे हैं या फिर उसको कौन से थ्रेट्स हैं, उसके लिए कौन सी घटनाएं हैं, वो बाह्य वातावरण से संबंधित होती है। तो अवसर और चेतावनी किससे संबंधित होगी? बाह्य वातावरण से संबंधित होगी। निम्न में से कौन एक, और स्वॉट की फुल फॉर्म भी पीछे एक एग्जाम में पूछी गई है कि स्वॉट के अंदर ओ का क्या मतलब है, सिर्फ उसमें उतना क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वॉट के अंदर ओ का क्या मतलब। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है? जैसे दो होते हैं, एक आंतरिक वातावरण होता है, एक बाह्य वातावरण होता है। आंतरिक वातावरण में क्या होता है? जो हमारे कर्मचारी होगी, हमारी पॉलिसीज होगी, हमारे आपूर्तिकर्ता हो गए, वो सब किस में आते हैं? आंतरिक में। और बाह्य वातावरण में क्या आएगा? जो पेस्टल एनालाइज बोलते हैं उसको, जैसे जो राजनीतिक वातावरण हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, और इकोनॉमी वातावरण हो गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वातावरण हो गया, जो बाहर से है, अपने संगठन से किसी प्रकार से रिलेट नहीं करते हैं, वो कौन सा होता है? बाह्य वातावरण होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? देखो, आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? विपणन क्षमता, परिचालन क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता, ये तीनों ही क्या है? आंतरिक वातावरण है। लेकिन मुद्रा और पूंजी बाजार है वो बाह्य वातावरण है, क्योंकि किससे संबंधित होता है? बाहर के लोगों से संबंधित होता है, न कि संगठन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूक्ष्म पर्यावरण में किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखो, दो पर्यावरण होते हैं, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो के अंदर कौन सा आता है? जो हमारे संगठन के अंतर है, जैसे संगठन से रिलेट करते हैं, वो सब आते हैं। और मैक्रो क्या होता है? सबके लिए सेम होता है। माइक्रो सब कंपनीज के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैक्रो सबके लिए सेम होता है।
तो इसमें पूछा है हमें माइक्रो, माइक्रो में कौन सा शामिल नहीं है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से समझ लो कि कौन सा मैक्रो में शामिल है। तो ग्राहक, प्रौद्योगिकी, पूर्तिकर्ता और अंशधारी। तो सूक्ष्म पर्यावरण में प्रौद्योगिकी नहीं आता है, क्योंकि ये सूक्ष्म पर्यावरण का नहीं, ये माइक्रो का पार्ट नहीं है, ये मैक्रो का पार्ट है। नॉर्मली मैक्रो के अंदर पेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस्ट, जिसमें पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, एस का मतलब होता है सोशल या समाज बोल सकते हैं, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो ये किस में आता है, ये माइक्रो में नहीं आता, ये मैक्रो में। तो टेक्नोलॉजी क्या है, मैक्रो का पार्ट है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा, प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मिक फर्म अभिलेख मशीन यंत्र की वह संपूर्ण प्रणाली जो कार्यालय के किसी बड़े भाग को पूरा करने से संबंधित होता है कहलाती है। कि एक कंपनी है या फिर एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर सब चीजें हैं, उनको पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो कार्यालय कहलाती है, कार्यालय प्रणाली कहलाती है, या कार्यालय विधि कहलाती है, उपयुक्त सभी कहलाती है। तो वो क्या होती है, कार्यालय प्रणाली। ऑफिस सिस्टम होता है, ऑफिस प्रोसेस पूरे बोल सकते हैं, वो क्या होता है, कार्यालय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के भावी मूल्य में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। कि जितने कर्मचारी है, उनके कर्मचारी है जो आज उनकी वैल्यू है, मूल्य में मतलब ये नहीं सिर्फ सैलरी बढ़ाना, लेकिन उनकी वैल्यूज को भी बढ़ाना, जितनी जरूरत है उनको भी बढ़ाना। कि किसी भी कर्मचारियों के मूल्य में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जीवनवर्ती नियोजन, निष्पादन मूल्यांकन, जीवनवर्ती विकास, या उपयुक्त सभी। जीवनवर्ती नियोजन होता है करियर प्लानिंग, और किसी भी कर्मचारी के मूल्य में वृद्धि करना क्या होता है, करियर प्लानिंग करना बोल सकते हैं उसको, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, जीवनवर्ती नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगठन के भावी मुख्य पद किसमें, ये ध्यान रखना, इसमें कुछ कल बताया था ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इसमें क्या है, भावी मुख्य पद स्थानों को ग्रहण करने के लिए कर्मचारियों के चयन एवं विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कि जो मुख्य पद जो मैन होते हैं, ये नहीं सिर्फ कर्मचारी, कुछ होते हैं डायरेक्टर का पद मान लो, या सीईओ का पद मान लो, ये मैन जो पद होते हैं ना, मुख्य पद होते हैं, उनके लिए कर्मचारियों की चयन और विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, जीवनवर्ती नियोजन, जीवनवर्ती विकास, अनुक्रम नियोजन, या मानव संसाधन वर्धित। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम नियोजन, यानी कि इंग्लिश में उसको सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जो की पॉइंट्स, की होल्डर्स होते हैं, की होल्डर्स बोल लो, या जो मैन होल्डर्स होते हैं, उनके स्थानों के लिए भविष्य में कि अगर किसी का पद खाली हो जाए तो उस पद के लिए पहले से ही किसी न किसी को नियुक्त करके रखते हैं, या पहले ही अपनी नज़रों में किसी व्यक्ति को रखते हैं कि कल को इस व्यक्ति को कुछ होगा जो उस कंपनी के लिए मैन है, तो उसको बाद में उस व्यक्ति की जगह दूसरों को नियुक्त कर लिया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, अनुक्रम नियोजन या सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगमन प्रणाली में सम्मिलित है। कि आगमन प्रणाली में क्या क्या आता है, सामान्य आगमन, विशिष्ट आगमन, अनुसरण आगमन, या उपयुक्त सभी। तो जो आगमन प्रणाली है उसके अंदर क्या आते हैं, तीनों ही आता है, चाहे सामान्य हो, विशिष्ट हो, या अनुसरण हो। तो आज के ये इतने ही क्वेश्चन एचआरएम के। आज इसी क्वेश्चनों के साथ हमारी एचआरएम यूनिट यानी कि मानव संसाधन प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से हम मैनेजमेंट की जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत, हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।